नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर। आप सभी का सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे चैनल विपुल एजुकेशन पर 6000 सदस्य बन चुके हैं। यानी हमारे चैनल ने 6000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इतना प्यार दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 के अंदर जो नई बुक लगी है उसका पाठ नंबर 1 है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, जिसको अब तक हम 6 पार्टों में पढ़ चुके हैं। आपने 6वां पार्ट नहीं देखे, वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर 6वां पार्ट आप देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 7 शुरू करेंगे और हमारा जो गुहिल वंश यानी मेवाड़ का गुहिल वंश चल रहा है, जिसके अंदर इस जो है आज हम शुरुआत करेंगे महाराणा प्रताप से। तो देखिए, महाराणा प्रताप के शासनकाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो महाराणा प्रताप है इनसे हर कंपटीशन में, राजस्थान का कोई भी कंपटीशन हो, क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो, महाराणा प्रताप को देखो 1572 से 1597 ये इनका शासनकाल है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। यानी आपको याद रखना है कि मेवाड़ का महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 कहाँ? कुंभलगढ़ में। और शासक कब बने? 1572। यानी 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठाया। यानी महाराणा उदय सिंह ने अपनी जो तीसरी रानी होती है, 3 रानियाँ होती है महाराणा उदय सिंह की, जो एक तो है महाराणा प्रताप की माता होती है जिसे महारानी जयवंताबाई, दूसरी होती है शक्ति सिंह की माता जिसे सज्जाबाई या सज्जा रानी या सज्जा कौंडी कहा गया, और तीसरी है धीरबाई भटियाणी, जो जैसलमेर के भाटी शासकों की बेटी होती है। उस धीरबाई भटियाणी के पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन जो मेवाड़ के सरदार होते हैं वो उसके स्वीकार नहीं करते और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाते थे। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। यानी इस समय कहाँ दिल्ली के मुगल बादशाह कौन था? अकबर। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपने स्वतंत्र अस्तित्व अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। यानी प्रताप के पास 2 रास्ते थे, या तो वह अन्य राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की उनकी अधीनता स्वीकार करके अच्छा जीवन बिताए, या अपने स्वतंत्र अस्तित्व या देश की रक्षा के लिए संघर्ष करे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसने अनेक कष्ट उठाने थे। यानी अगर वह दूसरा विकल्प चुनते तो उन्हें बहुत सारे कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को चुना। यानी महाराणा प्रताप ने किसको चुना? संघर्ष को। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। यानी उसने सबसे पहले क्या कि मेवाड़ को संगठित किया जाए। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश रक्षा के लिए उद्यत रहता है। यानी अपने कर्तव्य और विचारों से उसने ऐसे सामंतों और भील सेना का एक गुट बनाया जो देश रक्षा के लिए हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्चा पद देकर इनका सम्मान बढ़ाया और मुगलों से बचकर युद्ध प्रबंधन करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। यानी पहले वो गोगुंदा रहता था, गोगुंदा से कुंभलगढ़ आया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। यानी अकबर चाहता था मेवाड़ को अपने अधीन करना, तो उसने क्या किया? समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 के बीच में उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। यानी 1572 से 1576 के बीच में 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजता है। और अगर आप इसको ट्रिक याद करने चाहते हो तो ये ट्रिक है जम भाटो। आप इसको याद रखते हो। जैसे होगा जलाल खां कोरची, महसे मानसिंह, भैसे भगवंत दास और तैसे टोडरमल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जलाल खां आएगा, उसके बाद आपके मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। यानी महाराणा ने उसको किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। यानी महाराणा ने संधि नहीं की तो मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी तो अजमेर पहुंचता है और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। यानी 1576 में अकबर पहुंचता है, अपना जो अजमेर का किला है, मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का किला कहा जाता है, वहाँ पहुंचता है और वहाँ उसने अपना सेनापति बनाया मान सिंह को। 18 जून 1576 कुछ विद्वान ये 21 जून भी स्वीकार करते हैं, यानी हल्दी घाटी का युद्ध होता है जब को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कुछ विद्वान मानते हैं 18 जून 1576 और कुछ मानते हैं 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्रताप की सेना
कि हरावल यानी सेना के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर ने, जबकि मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा था जगन्नाथ कछवा। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देकर झालाविद्या ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगल सेना को बहुत परेशान किया, धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अब्बुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध कहा। यानी अब्बुल फजल ने इसे क्या कहा, खमनौर का युद्ध, बदायूं ने इसे क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने इसे क्या कहा, हल्दी घाटी का युद्ध। क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नामक हल्दी रंग मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ, लाल पीली और काली तीनों रंग वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया, इसका मात्र एक कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिता पुरुष वेश में लड़ मरी। यानी यहाँ पर मतलब ये कहा जाता है, अजूबा भारत एक पुस्तक है डॉक्टर महेंद्र बनावत की, पृष्ठ 153, उसमें ये बात कही गई है। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैन्य अभियान भेजे। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें सफलताएं नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कब हुआ, 3 अप्रैल 1578 को किसने किया, शाहबाज खां ने। 1528 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया और महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरीमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना का ये बहुत बड़ी सफलता है। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, यानी दिवेर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन। 1585 में अकबर मेवाड़ की तरफ कोई सैन्य अभियान नहीं भेज सका। 85 से 97 में प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर शेष राज्यों पर अधिकार कर लिया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था भी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई और चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार भी किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दीवार मेवाड़ का मैराथन है। ये कर्नल टोड की बातें हैं। अब हम बात पढ़ेंगे राणा अमर सिंह को। देखो, अमर सिंह का शासनकाल है 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बनता है। शासक बनने के बाद उसने मुगल सेना का आक्रमण करना पड़ा था और 1613 में जहांगीर जो है अकबर का पुत्र, वो स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम जो कि जहांगीर का पुत्र था उसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार व आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न की। मेवाड़ के साम्राज्य युद्धों से उब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। यानी कुंवर कर्ण सिंह अमर सिंह के पुत्र थे, महाराणा प्रताप के पुत्र। सरदार के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि स्वीकृति हुई और जनवरी 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच पहली संधि हुई थी। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा देगा, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 90 वर्ष चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ और राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश नहीं थे। उसने स्वयं को राजकाज से विरक्त कर दिया और जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता माना जाती है। आपको याद रखना कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, 1615 में। किसकी के बीच, जहांगीर और अमर सिंह के बीच। अब आते हैं महाराणा राज सिंह, 1652 से 80। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य पुनः करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सैनिक के साथ सादुल्ला खां को भेजा। यानी राज सिंह जब गद्दी पर बैठता है तो उसने जो मेवाड़ मुगल संधि थी उसकी शर्त को तोड़ते हुए चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य के निश्चय किया। लेकिन उस समय जो गद्दी पर बैठा था वो था शाहजहाँ ने इसे मतलब अपनी शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए 30,000 सैनिक के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझकर अपनी सेना को वहां से हटा दिया। मुगल सेना कंगुरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसके संबंध में राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से जब औरंगजेब का विवाह होना था उससे विवाह करके 1659 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो राज सिंह ने इसका विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है।
अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राजशाही ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया और इसी झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लिखवाया, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और रणछोड़ भट्ट द्वारा है। और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिला पर दी है और यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और इसमें क्या है, मेवाड़ का इतिहास है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब आगे जो मारवाड़ के राठौड़ वंश इसके प्रतापी शासक है वो कल के पार्ट में देखेंगे। मारवाड़ के राठौड़ वंश आएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के बाद हम देखेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश के बाद आएंगे शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहानों के बाद आएंगे आपके रणथंभौर के चौहान, फिर जालौर के चौहान। उसके बाद आएंगे आमेर का कछुआ वंश और उसके बाद आएगा जैसलमेर का भाटी वंश। उसके बाद आएगा करौली का यादव वंश, परमार वंश, मराठों का राजस्थान में प्रवेश। उसके बाद जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, काफ़ी लंबा पार्ट है ये। तुंगा का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद, और ये यहाँ पर पाठ खत्म होगा कृष्णा कुमारी विवाद की। और जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद ये पाठ है खत्म होगा। तो दोस्तों कल हम जो है एक ही वीडियो में पूरा जोधपुर का जो राठौड़ वंश है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम। अब जो है हर पार्ट में जो वंश दिए हुए हैं उनको एक एक पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहे, स्वस्थ रहे।